सीन ओपन होता है अरेबियन रेगिस्तान में। हम देखते हैं कि रेगिस्तान में एक आदमी अपने ऊंट के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ एक आवाज़ होती है और आवाज़ के साथ आसमान से एक उल्का पिंड जैसी चीज़ नीचे रेगिस्तान में आके गिरती है। गिरने के बाद वो चीज़ धूल के साथ रेत के नीचे से ट्रैवल करने लगती है। यह देखकर वह आदमी चौंक जाता है और उठकर उस रेत को देख रहा होता है। तभी थोड़ी ही देर में वह रेत उस आदमी के पास आके रुकती है। उस आदमी के ऊँट घबराकर उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूरी और रेत की धूल होने के कारण उस आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उस चीज़ के थोड़े और नज़दीक जाता है और नज़दीक जाने के बाद उसे वो चीज़ साफ दिखाई देती है। वो कोई काले कलर का अजीब क्रिएचर होता है। वो आदमी थोड़ा और आगे बढ़कर उस चीज़ को हाथ लगाने ही वाला होता है कि तभी क्रिएचर एक सुपरसोनिक साउंड के साथ एक बड़ा धमाका करता है और वो आदमी उस विस्फोट के कारण एक कीड़े की तरह हवा में दूर फेंक दिया जाता है और मर जाता है। अगला सीन ओपन होता है ओक्लाहोमा यूएसए में। उस दिन हम शेरिफ जॉन बेल टाइसन को देखते हैं। वो दिन उनके 45 ईयर्स के सर्विस का लास्ट डे होता है। पुलिस स्टेशन में बैठे हुए शेरिफ टाइसन अपने बैच को देखकर अपनी लंबी सर्विस को याद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी पार्टनर ऑफिसर आती है और उन्हें बताती है कि बेन शेल्टन ने कॉल करके एक कंप्लेंट दर्ज की है कि उनकी माँ की ट्रक चोरी हो गई है। फिर शेरिफ टाइसन और उनकी पार्टनर ट्रक के बारे में और जानकारी के लिए बेल शेल्टन के घर जाते हैं। बेन शेल्टन के घर पहुंचने के बाद वो उन्हें बताता है कि उसके माँ की ट्रक उसकी दो नेफ्यू कार्ल और चैट ने ही चुराई होगी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी 3 बार उसे चुराने की कोशिश की होती है। तभी शेरिफ टाइसन को दूर से पंचों की शोर सुनाई देती है, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। शेरिफ आगे जाकर एक खिड़की से दूर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सामने मक्के के खेत में एक जगह वे सारे पंछी सर्कल में उड़ रहे हैं, पर खिड़की से उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। इसलिए शेरिफ टाइसन एक टंकी के ऊपर चढ़कर देखने की कोशिश करते हैं। तब वे सामने वाला नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। वहाँ मक्के के खेत में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ होता है और उस गड्ढे के ऊपर सारे पंछी शोर करके सर्कल में उड़ रहे होते हैं। अगला सीन ओपन होता है लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में। हमें एक मुस्लिम इमिग्रेंट फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें अनिशा मलिक, उसका हस्बैंड अहमद मलिक, बेटा लुक और बेटी सारा को दिखाया जाता है। अगला सीन ओपन होता है टोक्यो जापान में। हमें हिनाता मुराई नाम के एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है, जो अगले दिन स्पेस मिशन पर जाने वाली होती है। वो अपने हाथ से एक रेडियम का स्टार बेड के ऊपर की छत पर चिपकाती है। अगले सीन में हिनाता हमें एक कॉन्फ्रेंस में अपने मिशन के बारे में बताती है। उसका मिशन यह होता है कि ह्यूमन बॉडी पर लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रैवल का क्या असर पड़ता है। इस मिशन के लिए वो लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली होती है। इस मिशन से इंसानों को स्पेस में लंबी दूरी जैसे मंगल ग्रह और डीप स्पेस में ट्रैवल करने के लिए फायदा होने वाला होता है। उसके बाद रॉकेट लॉन्चिंग के दिन हमें जापान की एक स्पेस एजेंसी जासा के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही मिज़ुकी यामोटो को दिखाया जाता है। काम करते वक्त उसका कलीग काइटो कवागुची उसे बताता है कि एस्ट्रोनॉट हिनाती मुराई मेगुरी सिकी नाम के एक एक्टर को डेट कर रही है, जिसे कुछ खास एक्टिंग भी नहीं आती। तभी वहाँ अकीरो मुराई, जो जासा के चीफ और होशी 12 शटल के मिशन डायरेक्टर होते हैं, वे आके मिज़ुकी यामोटो को बताते हैं कि कम्युनिकेशन में कुछ खराबी है और उसे उस प्रॉब्लम को डायग्नोस्टिक करने के लिए कहते हैं। शटल में जाने के बाद एस्ट्रोनॉट हिनाता और मिज़ुकी में कुछ बातें होती है और फिर मिज़ुकी उस कम्युनिकेशन एरर को सॉल्व करती है। अब इन दोनों में क्या बातें होती है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगले सीन में जहाँ शेरिफ टाइसन और उसकी पार्टनर खेत में बड़े गड्ढे को नज़दीक से देखने के लिए मक्के के खेत में जाते हैं, तभी शेरिफ देखता है कि खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बना होता है और आसपास के मक्के के पेड़ भी जल गए होते हैं। वहाँ बेन शेल्टन के माँ का ट्रक भी होता है, जो कार्ल और चैट ने चोरी किया था, पर वहाँ उन्हें उन दोनों के कोई निशान नहीं मिलते। तभी वह ऊपर सर्कल में घूम रहा पंछियों का झुंड उन पर हमला कर देता है और इसी से बचने के लिए दोनों ट्रक के पीछे छिप जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूक के स्कूल में म्यूजिक की क्लास में सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एक के बाद एक सभी बच्चों के नाक से खून निकलने लगता है।
स्कूल में बस लूक को छोड़ के सभी बच्चों के नाक से खून निकल रहा होता है। उसके बाद अनीशा स्कूल में आकर लूक और सारा को लेके जाती है। अगले सीन में और पूछताछ करने के लिए शेरिफ टाइसन कार्ल और चेट के दोस्त डैनियल के घर जाते हैं। पहले तो डैनियल शेरिफ टाइसन को कार्ल और चेट के बारे में बताने से मना कर देता है, पर जब शेरिफ टाइसन उसे खाकी वर्दी की ताकत दिखाता है तब डैनियल उन्हें कार्ल के गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जो एक वेश्या होती है। और फिर दोनों कार्ल के गर्लफ्रेंड से जाके मिलते हैं, पर वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि कार्ल ने उसे भी धोखा दिया होता है और वे दोनों उसके बगैर ही जहाँ जाने वाले थे वहाँ चले गए होते हैं। यह सुनकर शेरिफ टाइसन कुछ सवालों से और इस मिस्ट्री से परेशान हो जाते हैं, जैसे कि वे दोनों कार्ल और चेट कहाँ चले गए, खेत में वो गड्ढा कैसे बना। आगे हम देखते हैं कि अनीशा, लूक और सारा हॉस्पिटल में होते हैं। तब डॉक्टर के साथ बातचीत में पता चलता है कि अनीशा एक मेडिकल कॉलेज से पढ़ी है। और तभी लूक डॉक्टर को एक सवाल पूछता है कि अगर स्कूल के सभी बच्चों को यहाँ तक अब उसकी बहन सारा को भी नाक से खून निकला तो उसके अकेले के नाक से खून क्यों नहीं निकला। तब डॉक्टर उसे बताते कि शायद तुम लकी हो इसलिए, पर इस जवाब से वो संतुष्ट नहीं होता। उसके बाद रॉकेट लॉन्चिंग होती है और एस्ट्रोनॉट हिनाता मुराई स्पेस में चली जाती है। गाड़ी से वापस आते वक्त शेरिफ टाइसन इमोशनल होकर अपने पार्टनर से कहता है कि उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में कुछ खास काम नहीं किया, पर अब उन्हें इस केस से ऐसा लगता है कि यह कुछ बड़ी मिस्ट्री है और उनका विश्वास होता है कि भगवान का हर किसी के लाइफ को लेकर एक प्लान होता है, एक उद्देश्य होता है और उन्हें यह लगता है कि इस केस की मिस्ट्री को सॉल्व करना ही उनके लाइफ का उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं कि अनीशा और उसके बच्चे घर पर होते हैं। तब अहमद ने घर पर बताया होता है कि वो काम के लिए दूसरे सिटी जाने वाला है, पर लूक इंटरनेट पे देखता है कि उसके डैड की लोकेशन सिटी में ही दिखा रही है और इसी से लूक की मां अनीशा को शक होता है कि शायद लूक के पिता अहमद उसे चीट कर रहे हैं। इसे क्लियर करने के लिए अनीशा अपने बच्चों के साथ कार से उस लोकेशन पे पहुंचती है। गाड़ी से नीचे उतरते ही अनीशा को अहमद की कार वहाँ दिखती है। थोड़ा और आगे जाने के बाद अनीशा खिड़की से देखती है कि उसके हस्बैंड अहमद किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। यह देखकर वो रो पड़ती है और रोती हुई वापस गाड़ी में आती है, पर पीछे बच्चे होने के कारण वो अपना रोना कंट्रोल करती है और घर आती है। घर पर आने के बाद इंटरनेट पे एड्रेस सर्च करके उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम मैंडी है, जो एक शेफ और फूड ब्लॉगर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिज़ुकी यामोटो अपना जासा का काम खत्म करके घर आती है। उसके बाद वो अपने बेड पे आ जाती है। यह बेड वही होता है जो एस्ट्रोनॉट हिनाता मुराई के रूम में होता है। और जब मिज़ुकी यामोटो लाइट ऑफ कर देती है तब हम ऊपर वही रेडियम का स्टार चिपकाए हुए देखते हैं जिसे हिनाता ने चिपकाया होता है। इसी से हमें यह पता चलता है कि यह हिनाता मुराई का रूम है और वे दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। अब मैं आपको वापस उस सीन के बारे में बताता हूँ। हालांकि उस वक्त कम्युनिकेशन में कोई खराबी नहीं होती, बस हिनाता को मिज़ुकी से आखिरी बार मिलना होता है। अगले सीन में अहमद रात में लेट घर आता है। तभी अनीशा उसे खाना खाने के लिए कहती है, पर अहमद उसे बताता है कि वो बाहर खा के आया है और अनीशा ने जो बनाया है उसे वो सुबह खाएगा। पर अनीशा कहती है कि उसने इस खाने को स्पेशली अहमद के लिए बनाया है। फिर अहमद खाना खाने के लिए बैठता है और थोड़ा टेस्ट करने के बाद अनीशा को बोलता है कि इसका फ्लेवर अच्छा है, जो तुम हमेशा बनाती हो इससे ये थोड़ा अलग है। यह सुनकर दुखी होकर अनीशा गुस्से में कहती है कि ये रेसिपी उसने ऑनलाइन सीखी है, शेफ मैंडी के इंस्टाग्राम पेज से। और यह सुनकर अहमद को पता चलता है कि अनीशा को मैंडी के बारे में सब पता चला है। इसी पर दोनों में झगड़ा चल रहा होता है। तभी एकदम से उनका घर भूकंप के जैसा हिलने लगता है। टीवी भी ऑन ऑफ हो रही होती है और उसमें ग्लिच भी आ रहे होते हैं। उसके बाद बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं। नेक्स्ट सीन होशी 12 शटल में ओपन होता है। एक एस्ट्रोनॉट कांच से बाहर देखकर हिनाता मुराई को बता रहा होता है कि क्या तुमने ये देखा। तभी शटल को बाहर से कोई चीज जोर से टकराती है, जिसकी वजह से शटल में जोर का ब्लास्ट होता है और एस्ट्रोनॉट हिनाता मुराई समेत सभी एस्ट्रोनॉट शटल के बाहर स्पेस में जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेरिफ टाइसन का सेवानिवृत्ति समारोह होता है, जिसमें 45 ईयर्स के सर्विस के लिए सिटी के मेयर उसे सर्टिफिकेट देकर कुछ शब्द बोलने के लिए कहते हैं।
पर शरीफ टाइसन इस आखिरी केस को लेकर परेशान होते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ का पर्पस ये है कि उन्हें ये केस सॉल्व करना है। वो कुछ बोले बिना समारोह को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। शरीफ टाइसन अपनी गाड़ी से वापस अकेले फिर से उसी जगह जाते हैं जहां मक्के के खेत में वो गड्ढा बना होता है। वहां जाने के बाद उसे वहां कुछ भी नहीं दिखता। फिर वो ऊपर देखकर गॉड को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मिस्ट्री को समझने के लिए गॉड उसे कुछ मदद करे। तभी पीछे से मक्के के पेड़ों के पत्ते हिलने की आवाज आती है और शरीफ मुड़कर आवाज की ओर देखता है और उन्हें मक्के के खेत में कोई होने का एहसास होता है। तभी सामने वाली मिट्टी नीचे धंसने लगती है। शरीफ नीचे झुककर मिट्टी को खोदकर काल और चेट को आवाज दे रहे होते हैं। तभी पीछे से एक क्रिएचर शरीफ के सर पर सांप की तरह डंक मारता है, जिससे शरीफ वही गिर पड़ते हैं और उसके बाद वही हम आसमान में एक ट्रांसपेरेंट एंटिटी को देखते हैं जो एक ज्योमेट्रिक शेप बना के आसमान में उड़ रही होती है। और इसी शॉट पे एप्पल टीवी प्लस के इस बेहतरीन साइंस फिक्शन वेब सीरीज इन्वेशन का एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। थैंक यू।